मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर यूनिट नंबर 4, जिसमें हम आपको आज प्रोटीन की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रोटीन जो हमने पहले आपको बता दिया था कि प्रोटीन जो वर्ड है वो प्रोटियस से लिया गया था और जिसका मतलब होता है प्राथमिक, अर्थात हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव है वो प्रोटीन ही होता है। अर्थात हमारा जो पूरा शरीर है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना। तो सबसे पहले आती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ये जो सवाल है प्रोटीन की संरचना, वो कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया गया है और इस बार इसके आने के ज़्यादा चांस है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो देखिए, जो प्रोटीन है अपन ने बताया, प्रोटीन की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है। एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बनाते हैं और पेप्टाइड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो एमिनो अम्लों के बहुलीकरण से ये मान लो क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती हैं। यह प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनता है। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो प्रोटीन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल और उनके क्रम के बारे में बताती है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपन को किसकी जानकारी देती है? एक तो एमिनो अम्लों के क्रम की जानकारी देती है, अमीनो अम्लों के क्रम, अर्थात एमिनो अम्लों का जो सीक्वेंस होता है उसके बारे में बताती है कि किस एमिनो अम्ल के बाद में कौन सा एमिनो अम्ल आता है। तो हमें एमिनो अम्लों के क्रम के बारे में जानकारी देती है और इनके प्रकार के बारे में जानकारी देती है कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर कौन कौन से एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं और वो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अपन एमिनो अम्ल की बात करें तो एमिनो अम्ल में एक तो होता है NH2 समूह। कौन सा होता है? NH2 समूह होता है। ये देखो मैंने लिख दिया NH2। एक CHR, यहाँ H भी हो सकता है, एल्किल समूह हो सकता है और CH2OH और भी कोई समूह हो सकता है। एक होता है अपना COOH। ये अपन ने एक क्या ले लिया, अपन ने एमिनो एसिड। अब मैं आपको दूसरा एमिनो एसिड ले रहा हूँ। इसको देखो मैंने यूँ लिख दिया NH2 को, कोई परेशानी नहीं है, दोनों को चाहे कैसे भी लिख लो, CHRCOOH। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि ये 2 एमिनो अम्ल है। 2 एमिनो अम्ल में से H2O का एक अणु बाहर निकलता है और इसको अपन ऐसा का ऐसा जोड़ देते हैं, NH2CHRCONHCHR और COOH। ये 2 एमिनो अम्लों के योग से बना है। तो 2 एमिनो अम्लों से ये बना है तो ये कहलाएगा डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड, ये डाईपेप्टाइड कहलाएगा। तो 2 एमिनो अम्लों के जुड़ने से डाईपेप्टाइड बनता है। 3 एमिनो अम्ल लेंगे तो ट्राईपेप्टाइड बनेगा। 4 एमिनो अम्ल लेंगे तो टेट्रा, और बहुत सारे एमिनो अम्लों के जुड़ने से पॉली का मतलब अनेक, पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये दोनों एमिनो अम्ल समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। एक में R के स्थान पर CH3 हो सकता है, दूसरे में R के स्थान पर H हो सकता है, तीसरे में R के स्थान पर CH2OH हो सकता है, चौथे में अदर कोई एल्किल समूह हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने एक डाईपेप्टाइड की संरचना बनाई है। तो कई बार ऐसे भी आता है कि भाई पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, पेप्टाइड बंध पेप्टाइड में पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पेप्टाइड में पाया जाता है और पेप्टाइड में यदि 2 एमिनो अम्ल उपस्थित हैं तो वो डाईपेप्टाइड कहलाता है। 3 एमिनो अम्लों से बनकर बना है तो वो ट्राई कहलाएगा। 4 एमिनो अम्लों के जुड़ने से बना है तो वो टेट्रा कहलाएगा।
इस पेप्टाइड बंध के अंदर यदि अपन देखें तो जो ये CONH जो समूह है, CONH जो समूह है, ये जो समूह है ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, तो मैंने एक पेप्टाइड की संरचना आपके सामने बना दी है, जिसमें 2 एमिनो अम्लों को जोड़ दिया मैंने, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, और ये क्या बन गया? पेप्टाइड। तो ये डाई पेप्टाइड हो गया। इस पेप्टाइड की यदि अपन बात करें तो इसमें भी देखो लेफ्ट साइड, ये साइड कौन सी है? लेफ्ट, और ये वाली जो साइड है वो साइड कहलाती है राइट। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में जो NH2 समूह होता है, या इसका जो NH2 सिरा है, ये सिरा कहलाता है N सिरा। क्या कहलाएगा? N सिरा। और ये वाला जो सिरा है ये कहलाएगा C सिरा। क्या कहलाएगा? C सिरा। ठीक है, या अपन इसको बोले कि जो लेफ्ट साइड एमिनो एसिड होता है, जो लेफ्ट साइड एमिनो एसिड होता है, यहां तक ले लेता हूं, जो लेफ्ट साइड एमिनो एसिड होता है उसे अपन N सिरा एमिनो अम्ल कहते हैं। और जो राइट साइड C सिरा एमिनो अम्ल, C सिरा होता है, उसे अपन C सिरा एमिनो अम्ल कहते हैं। तो अपन ने देखा कि इस एमिनो अम्ल के अंदर जो NH2 सिरा है उसको हमेशा कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड लिखना है, ये N सिरा कहलाता है। और COOH जो समूह होता है उसे राइट साइड लिखना पड़ता है, ये C सिरा कहलाता है। अब अपन ने देखा कि इस डाई पेप्टाइड के अंदर कितने एमिनो एसिड है? 2 एमिनो एसिड हैं। तो लेफ्ट वाला तो कहलाएगा N सिरा एमिनो एसिड, और राइट वाला जो एमिनो अम्ल है वो कहलाएगा C सिरा एमिनो एसिड कहलाएगा। तो अपन ने देखा कि चाहे वो डाई पेप्टाइड हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पॉलीपेप्टाइड हो, लास्ट में लेफ्ट साइड NH2 आएगा और राइट साइड COOH आएगा। तो ये जो NH2 समूह है ये वाला सिरा N सिरा कहलाता है, और COOH वाला जो सिरा है वो C सिरा कहलाता है। C का मतलब कार्बन वाला और N का मतलब नाइट्रोजन वाला। कोई परेशानी? तो ये हो गया अपना N सिरा और ये हो गया अपना C सिरा। 2 एमिनो अम्ल है, तो लेफ्ट वाला जो एमिनो एसिड है ये N सिरा एमिनो एसिड कहलाएगा, और राइट साइड है ये C सिरा एमिनो एसिड कहलाएगा। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यदि अपन 3 एमिनो एसिड ले ले, क्या ले ले? 3 एमिनो एसिड। अब देखो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख लिया मैंने, NH2 CH, मैंने R के स्थान पर यहाँ पर क्या ले लिया? H। ये लो मैंने रेड से लिख दिया, H ले लिया। फिर COO, यहाँ पर क्या ले लिया? NH। CH, यहाँ पर क्या है? R। इस R के स्थान पर मैंने क्या ले लिया भैया? CH3। क्या ले लिया? हेलो इधर देख लो, CH3। अब आ जाओ, कहाँ पहुँच गए? COO। यहाँ से वापस ले लो, अगर 3 और ले तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CO के बाद में वही आ जाएगा, इसकी रिपीट कर दो NH, और NH के बाद में CH, यहाँ पर R आ गया, इस R के स्थान पर मैंने वापस CH2OH ले लिया, फिर COOH। ये डाई पेप्टाइड था और मैंने ये ट्राई पेप्टाइड ले लिया। क्या ले लिया मैंने? ट्राई पेप्टाइड। तो देखो यही चीज़ है, NH2 CH R CO NH CH R, ये आ गया तो वापस CH R के बाद में रिपीट कर दो, CO NH CH R और लास्ट में COOH। तो देखो इसमें ध्यान रखना, डाई पेप्टाइड में एक पेप्टाइड बंध होता है और ट्राई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बंध होते हैं। कितने बंध होंगे? 2। तो ध्यान रखना, पेप्टाइड बंधों की संख्या, पेप्टाइड बंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती हैं? 1 कम होती है।
कितनी कम होती हैं? एक कम। डाई पेप्टाइड है तो एक पेप्टाइड बंध, टेट्रा पेप्टाइड है तो 3 पेप्टाइड बंध, ये पेप्टाइड बंध है। अब देखो इधर, यहाँ से अपन ने देखा NH2 CH2 COOH से बना है, तो इसका नाम होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लाइसिन। अब अपन बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की NH2 CH CH3 COOH। ये लो, इसको हटा देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। ये लो, यहां से यहां तक दूसरा देखो, NH2 CH2 COOH सूत्र होता है ग्लाइसिन का, NH2 CH CH3 COOH सूत्र होता है एलानिन का, एलानिन। ये लो, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। अब आ जाओ तीसरा, NH2 CH CH2OH COOH, ये जो फॉर्मूला होता है ये सेरीन का होता है, ये सेरीन का होता है। और जब अपन इसका IUPAC नाम लिखते हैं या इसका पूरे का नाम लिखते हैं इस ट्राईपेप्टाइड का, तो अपन क्या करते हैं कि इनका जो नाम लिखा जाता है वो N सिरे से C सिरे की ओर लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है? N सिरे से C सिरे की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और इनके नाम के अंत में जो सिन है, सिन लगा हुआ ना, सिन है, एलानिन है, मतलब इन लगा हुआ है, तो इन को हटाकर इल लगा देते हैं। इसका जो नाम होगा तो वो क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइसिल। ग्लाइसिन की जगह क्या हो जाएगा? ग्लाइसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिल हो जाएगा। एलानिल है तो एलानिल हो जाएगा, एलानिल। और लास्ट में जो सेरीन है वो सेरीन ही रहेगा। तो इस प्रकार से ट्राईपेप्टाइड का नाम लिखा जाएगा। और नाम हमेशा कहाँ से लिखा जाएगा? लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, N सिरे से C सिरे की ओर लिखा जाएगा, N सिरे से C सिरे की ओर लिखा जाएगा। तो लेफ्ट साइड जो सबसे पहले एमिनो एसिड आया है उसका नाम लिखेंगे, ग्लाइसिन को ग्लाइसिल, एलानिन को एलानिल, और सेरीन है तो सेरीन के नाम में नो चेंज रखेंगे। ये हो गया अपने ट्राईपेप्टाइड का नाम। तो ये अपन जानते हैं, देखो COOH में से क्या हट जाता है? OH, और NH2 में से क्या हट जाता है? H। इसलिए मैंने यहाँ तक लिया ये C डबल, क्योंकि इसके साथ जो OH था वो हट गया और NH2 के साथ H था वो हट गया, क्योंकि H2 निकलता है तभी तो पेप्टाइड बनता है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब आता है, तो देखो इधर जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, तो ये तो अपन ने बता दिया था कि एमिनो अम्ल के क्रम और प्रकार के बारे में बताती है कि एक पॉलीपेप्टाइड में या एक पेप्टाइड में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल हैं और वो कौन से क्रम में जुड़े हुए। जैसे अपन ने अब यहाँ देखा कि सामान्य हीमोग्लोबिन की जो संरचना है वो ये है, अर्थात सामान्य हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्ल के प्रकार जैसे थ्रोनिन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिन है, लाइसिन है। और ये है इनका क्रम, जो मैंने क्रम में जमाया है, सीक्वेंस में जमाया है कि थ्रोनिन के बाद प्रोलिन आता है, ग्लूटामिन आता है, ग्लूटामिन के बाद फिर ग्लूटामिन आता है, फिर लाइसिन आता है। तो ये मैंने एमिनो अम्लों का क्रम जमाया है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्लों का क्रम फिक्स होता है, एमिनो अम्लों का क्रम फिक्स होता है, अर्थात हर प्रोटीन में एमिनो अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका क्रम क्या होता है वो भी फिक्स होता है। यदि एमिनो अम्लों के क्रम में से एक भी एमिनो अम्ल का क्रम उलट जाए, एक भी एमिनो अम्ल का क्रम बदल जाए, या एक एमिनो अम्ल के स्थान पर दूसरा एमिनो एसिड आ जाए, तो बहुत ही घातक रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे सामान्य हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिन होता है, प्रोलिन के बाद ग्लूटामिन है। अगर माना प्रोलिन के बाद ग्लूटामिन के स्थान पर वेलिन आ जाए, क्या आ जाए? वेलिन आ जाए, तो सिकिल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सिकिल सेल एनीमिया रोग हो जाता है।
सिकिल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है वो सिकिल सेल एनीमिया वाले पेशेंट का हीमोग्लोबिन है, ये वाला सिकिल सेल एनीमिया जिसको है उसके हीमोग्लोबिन का में एमिनो अम्लों का क्रम होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन में प्रोलिन के बाद ग्लूटामिन आता है, और सिकिल सेल एनीमिया जिस व्यक्ति को रोग है उसमें प्रोलिन के बाद में वेलिन आता है। केवल दोनों में अंतर देख लो, कितने एमिनो एसिड का अंतर है? ओनली 1 एमिनो एसिड का ही अंतर है। 1 एमिनो एसिड के चेंज से इतना घातक रोग हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। दात्र रक्त कोशिका या दात्र अरक्तता कोशिका हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी जिसे हिंदी में लाल रुधिराणु कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब ये जो आरबीसी होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे शरीर के जितने भी भागों में ब्लड पाया जाता है, मतलब वहाँ तक अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड के माध्यम से शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। अगर ऐसा हुआ तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और जब आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है, जैसे दराती होती है ना, ऐसे हो जाती है वो हंसियाकार। इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं, और इंसान की मृत्यु हो जाती है, इतना घातक रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपन को बताती है कि इसमें कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और वो किस सीक्वेंस में जमे हुए रहते हैं, और एक भी एमिनो एसिड के चेंज होने से उसमें विभिन्न प्रकार का, यह देख लो, घातक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरी बात यह कि एमिनो अम्लों का सीक्वेंस ज्ञात करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो वैज्ञानिक है फ्रेडरिक सेंगर, कौन सा वैज्ञानिक? फ्रेडरिक सेंगर है, उसने एमिनो अम्लों का क्रम ज्ञात किया। और इतना ही नहीं, इंसुलिन के अंदर भी एमिनो अम्लों का क्रम ज्ञात किया। इंसुलिन भी एक प्रोटीन होती है। इंसुलिन के अंदर 51, इंसुलिन में 51 एसिड, इंसुलिन जो प्रोटीन है इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 2 श्रृंखला होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है ए और दूसरे का नाम होता है बी। क्या होता है? एक श्रृंखला का नाम होता है ए और दूसरे का होता है बी। इसमें होते हैं 21 एमिनो एसिड और इसमें होते हैं 30 एमिनो एसिड। और ये जो दोनों एमिनो एसिड की जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, डाइसल्फाइड क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो ये अपनी हो गई पूरी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। वैसे तो अपन को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का जो महत्वपूर्ण कार्य वो यही है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्लों के प्रकार और उनके क्रम को दर्शाती है। जैसे सामान्य हीमोग्लोबिन के अंदर एमिनो अम्लों का क्रम ये होता है, और प्रोलिन के बाद ग्लूटामिन के स्थान पर वेलिन आ जाए तो उसे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, जो बहुत ही घातक होता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसे सबसे पहले जो एमिनो अम्लों का क्रम ज्ञात किया गया था वो वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर ने किया था, और उसने इंसुलिन में भी एमिनो अम्लों के क्रम को ज्ञात किया था और बताया कि इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं जो 2 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं, ए और बी। और ये श्रृंखला ए के अंदर 21 एमिनो एसिड होता है, बी में 30 होता है, और दोनों डाइसल्फाइड क्रॉस बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये अपनी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कंप्लीट। अब आती है प्रोटीन की, तो अब देखिए प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की परस्पर व्यवस्था का ज्ञान कराती है। क्या करती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना?
प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उनकी परस्पर व्यवस्था का ज्ञान कराती है। और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो विभिन्न प्रकार के आकर्षण बलों से जुड़कर द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है। अब वो आकर्षण बल कौन से होते हैं वो इसमें अपन बताएंगे। तो पहला तो अपन ने देखा प्राथमिक संरचना जो एमिनो अम्लों के प्रकार और उनके क्रम को बताती थी, और द्वितीयक जो संरचना है वो पॉलीपेप्टाइड्स जो श्रृंखला हैं उनकी परस्पर व्यवस्था का ज्ञान कराती हैं, और वे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब इसको अपन ने दो भागों में बांटा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को दो भागों में बांटा है, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा लहरियादार संरचना। अर्थात जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो देखो किस किस प्रकार से आकर्षण बलों के द्वारा जुड़ सकती है। अब अपन अल्फा हेलिक्स की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो रिबिन के समान होती है। किसके समान होती है? रिबिन के समान होती है। तो रिबिन कैसा होता है? आपने देखा होगा जो रिबिन होता है वो लहरियादार संरचना होती है। रिबिन की जो संरचना होती है वो कैसे होती है? लहरियादार सांप की तरह। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स की संरचना होती है मुड़े हुए रिबिन के समान। अब जैसे मैं रिबिन ही बना देता हूँ, तो देखो इधर जैसे अपन ने यूँ बनाया तो रिबिन यूँ मुड़ा रहता है सांप की तरह। ठीक है, तो देखो इधर ये अपन ने रिबिन की संरचना बनाई है। रिबिन मतलब अल्फा हेलिक्स की संरचना बनाई है, और ये जो संरचना है वो एक पॉलीपेप्टाइड है, और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है। ठीक है, तो देखो जब रिबिन की तरह ये संरचना मुड़ी हुई होती है, सर्पिलाकार होती है, और ये जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये जो सर्पिलाकार संरचना है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब हाइड्रोजन बंध अपन ने देखा था कि एक होता है CO समूह, एक तो होता है CO समूह, और एक होता है अपना NH समूह। कौन सा समूह? NH। तो देखो हाइड्रोजन बंध उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणता वाले दो परमाणुओं में से एक के साथ दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, तो उसे अपन हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध है जो अपन ने डॉटेड लाइन में बनाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए इस प्रकार जो इस सर्पिलाकार या रिबिन के समान जो संरचना है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसमें अपन को क्या लिखना है कि अल्फा हेलिक्स की जो संरचना है या प्रोटीन की यह संरचना मुड़े हुए रिबिन के समान सर्पिलाकार होती हैं, और ये जो श्रृंखलाएं हैं आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। दूसरी बात, अब अपन ने देखा कि स्प्रिंग की संरचना भी ऐसी होती है। बाल की संरचना, ऊन की संरचना अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। बाल ऊन की जो संरचना है वो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। बाल और ऊन जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो बायूरेट परीक्षण देता है। जैसे दूध है, प्रोटीन है, ये भी बायूरेट परीक्षण होता है। अगर दूध में बायूरेट का मतलब है थोड़ा सा तनु NaOH डाल दो और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दो तो बैंगनी रंग आ जाता है, इसे बायूरेट परीक्षण कहते हैं। तो ये देखो ये इसकी संरचना रिबिन के समान होती है, सर्पिलाकार होती है, और बाल और ऊन इसके एग्जाम्पल है। यह अपन ने देखा कि ये स्प्रिंग की तरह भी लग रही है। स्प्रिंग को यदि अपन खींचो तो लंबी हो जाती है, छोड़ो तो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार यह जो संरचना है इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अगर इसे अपन खींचते हैं तो ये लंबी हो जाती है, और छोड़ते हैं तो यह संरचना अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आती है। ऐसा क्यों होता है? जब इसे अपन खींचते हैं तो इन संरचना जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? दुर्बल होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, इस वजह से ये लंबी हो जाती हैं, और जब आपस में इसे छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी स्थिति में आती हैं, और इनका जो CO समूह है, एक श्रृंखला का CO समूह
और दूसरी श्रृंखला का NH समूह वो आमने सामने आ जाता है, और आमने सामने आते ही वापस कौन सा बॉन्ड बन जाता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड? दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और इस कारण ये संरचना अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। ये तो हो गई अल्फा हेलिक्स की संरचना। अब आता है बीटा लहरियादार संरचना। बीटा लहरियादार नाम से ही पता लग रहा है कि लहरियादार, अर्थात इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जैसे ये अपन ने एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना दी, ये लो, ठीक है, ये अपन ने दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना दी, तो देखो इधर दोबारा बनाता हूं मैं, ये लो, क्योंकि इसी की सीध में आना चाहिए, ये आ गया और ये आ गया, और ये ले लो। इसी प्रकार मैंने एक संरचना और बना दी, 3 बना दी, ये लो, मैंने 3 पेप्टाइड श्रृंखला, 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बना दी। तो बीटा लहरियादार संरचना में भी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर लहरियादार मतलब चद्दरनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, तो इसमें विभिन्न जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, विभिन्न मतलब कितनी भी हो सकती है, तो इसमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में, कौन सी अवस्था में? खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के समीप आती हैं, और एक दूसरे के समीप आकर ये आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाती है, ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाती है। तो ये मैंने कौन से बॉन्ड बना दिए? हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये बीटा लहरियादार संरचना का निर्माण करती है। तो ये संरचना कैसी होती हैं? चद्दरनुमा संरचना होती हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसल भी जाती है। रेशम की जो संरचना होती है, रेशम की जो संरचना होती है वो बीटा लहरियादार संरचना होती है, अर्थात जो रेशम होता है वो भी प्रोटीन ही होता है। तो ये अपन ने प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं दोनों कंप्लीट करा दी, जिसमें अपन ने बताया पहले में अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरे में अपन ने बताया बीटा लहरियादार संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना की जो संरचना बनाई वो मुड़े हुए रिबन के समान बनाई थी, और बीटा लहरियादार की जो संरचना बनाई थी वो चद्दरनुमा संरचना की तरह बनाई है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो अब देखिए प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो पहली संरचना एमिनो अम्लों का प्रकार और उसके क्रम को बताती थी। प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, वो भी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, उसके बारे में बताती थी। और जो तीसरी संरचना है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में जो प्रोटीन होती है वो विभिन्न प्रकार के बंधों से जुड़ी हुई रहती है। कहने का मतलब जो द्वितीयक संरचना है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होकर प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण करती है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण कौन करती है? द्वितीयक संरचनाएं। जो द्वितीयक संरचना है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है और ओवरलैपिंग होकर प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनाती है। और प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है इसमें गोलिकाकार प्रोटीन आती है, गोलिकाकार प्रोटीन आती है। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में कौन सी प्रोटीन आती है? गोलिकाकार प्रोटीन आती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। ये फोल्ड वाली प्रोटीन होती है, बुड़ी हुई फोल्ड। इंसुलिन की संरचना इसी प्रकार की होती है। जैसे अपन ने बताया था प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कि फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्लों के क्रम को बताया था और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया था कि इंसुलिन के अंदर 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ए और बी।
ए के अंदर 21 एमिनो एसिड होते हैं और बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं जो परस्पर डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो गोलिकाकार प्रोटीन की जो संरचना है वो तृतीयक संरचना होती है और इसमें इंसुलिन गोलिकाकार प्रोटीन में आता है। इसमें भी देखो अब 4 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अपन ने बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उसके दोनों साइड अपने से अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु होने चाहिए। तो एक साइड है N सिरा, दूसरा है C सिरा। NH2 समूह N सिरा कहलाता है, COOH वाला सिरा C सिरा कहलाता है। तो यहाँ देखो C से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, N से H जुड़ा हुआ है, तो H के इधर N है और O के और इसके इधर ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन के साथ में डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है किसको शो कर रही है? हाइड्रोजन बंध को शो कर रही है। तो इसने हाइड्रोजन बंध बना रखा है। तो एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु हैं वो अधिक विद्युत ऋणता वाले नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है दुर्बल आकर्षण बल से, और ये दुर्बल आकर्षण बल क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें 2 श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे ये अपन ने 2 बना ली, एक धनावेशित होती है और दूसरी ऋणावेशित, क्योंकि आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के जुड़ने से बनता है। धनायन और ऋणायन जब एक दूसरे के पास आता है, जैसे Na+ और Cl- दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो वो आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के इसमें जो श्रृंखलाएं होती है, एक तो धन होती है, दूसरी क्या होती है? ऋण। ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर आयनिक बंध का निर्माण करती है। तीसरा जो बंध होता है वो होता है डाइसल्फाइड बंध, जो अपन ने बताया था कि जो 2 श्रृंखलाएं होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। चौथा जो बंध आता है वो आता है जल विरोधी बल। कौन सा बल? जल विरोधी बल। तो अपन ने RCOONA ये एक साबुन का सूत्र होता है, RSO3Na ये एक अपमार्जक का सूत्र होता है। तो एक साबुन का सूत्र है, एक अपमार्जक का सूत्र है। तो यहाँ देखो अपन ने बात करें, R जो एल्किल समूह होता है, RCH2 ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो हमेशा जल विरोधी होता है, और COO- वाला सिरा होता है वो जल स्नेही होता है। जो जल में घुल जाता है वो जल स्नेही, जो जल में नहीं घुलता वो जल विरोधी होता है। तो जल विरोधी बल के अंदर जो एल्किल समूह है, जैसे CH3 बनाया, ये एल्किल समूह है, CH3 होता वो भी एल्किल समूह है। तो ये जो एल्किल समूह है वो कैसा होता है? जल विरोधी होता है। कैसा होता है? ये जल विरोधी होता है। तो यहाँ देखो, तो कई सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं कि उनमें एल्किल समूह होता है या जल विरोधी सिरा होता है, और उन प्रोटीनों को जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो फोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोल्ड मतलब मुड़ी हुई संरचना। जब वो फोल्ड हो जाते हैं तो देखो उस फोल्ड के अंदर क्या होता है कि जो जल विरोधी सिरा होता है तो वो तो फोल्ड के भीतर ही रहता है। जल विरोधी सिरा कहाँ रहता है? फोल्ड के भीतर रहता है, और जो जल स्नेही सिरा है वो फोल्ड के बाहर रहता है। जल विरोधी सिरा तो कहाँ होता है? फोल्ड के भीतर, क्योंकि ये एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह है, देखो कहाँ पर है? अंदर है। तो जल विरोधी सिरा अंदर होता है और जल स्नेही सिरा प्रोटीन के बाहर या फोल्ड के बाहर रहता है। तो ये अपनी प्रोटीन की तृतीयक संरचना, मतलब प्रोटीन की कंप्लीट संरचना पूरी हो चुकी है। ठीक है।